हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीए एजुटेल्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसए 200, उसके सारे कंसेप्ट्स हमने देख लिए थे। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एसए 200 का रिविजन। ओके, तो क्या नाम है एसए 200 का? इट्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसीज, है ना। हमने दो पार्ट्स में 200 के कंसेप्ट्स भी देख लिए थे, सो सिमिलर पैटर्न में हम रिविजन भी करेंगे। कैसे याद रखा था 200 को? 200 है ना, और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में डबल ओ है, इसलिए 00 इक्वल्स टू डबल ओ। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स किसके थे? इंडिपेंडेंट ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। और ये लेके ऑडिटर क्या करेगा? कंडक्ट करेगा ऑडिट। कैसे? इन अकॉर्डेंस विथ एसीज। ओके, तो क्या है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? टू रिपोर्ट। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। रिपोर्ट प्रिपेयर करके क्या करेगा? वो कम्युनिकेट करेगा उसके फाइंडिंग्स, राइट। रिपोर्ट में वो अपने फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करेगा। अब रिपोर्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बना रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ही बोलेगा। तो क्या बोलेगा कि ही विल एक्सप्रेस द ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड in all material respects in accordance with AFRF, that is applicable financial reporting framework। मतलब जो भी इंडेस एस या IFRS जो भी एप्लीकेबल है वो एंटिटी को, उसके अकॉर्डिंगली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, ऐसे वो ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। और क्या देखेगा? ये तो प्रिपेयर का हो गया, बट जो प्रिपेयर किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कोई गलतियां तो नहीं है, वो भी ये बोलेगा। बट गलतियां कौन सी गलतियां? बड़ी वाली गलतियां, इसलिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर क्या देखेगा कि इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। अब गलतियां कैसे होती है? गलती से होती है या फ्रॉड की वजह से, मतलब इंटेंशनली होती है या गलती से होती है। इंटेंशनली होती है उसको बोलते हैं फ्रॉड, और अनइंटेंशनली होती है उसको बोलते हैं एरर। सो ऑडिटर देखेगा कि इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अब इस चीज का ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देगा। वो 100% अश्योरेंस मतलब एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देगा, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देगा। हमने हार्पिक का एग्जाम्पल याद रखा था, उसमें 99.9% की गारंटी देगा, बट नॉट 100%, है ना। तो दैट्स वाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर के? To obtain the reasonable assurance that the financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express the opinion that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with AFRF, right? And to report on the financial statements, communicate auditor's findings as required by एसेज। ठीक है, रिवर्स अगर ऑर्डर में आप याद रखोगे तो इट विल बी इजी कि पहले रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। रिपोर्ट में क्या लिखेगा? ऑडिटर के फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करेगा, है ना। जो भी उसके फाइंडिंग्स है वो कम्युनिकेट करेगा। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट बना रहा है तो क्या दो चीजें देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि इफ दोज आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर AFRF, और दूसरा देखेगा कि इफ दोज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, इस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस देगा, है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज AFRF? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें दो टाइप के फ्रेमवर्क्स होते हैं। एक होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क, एक होता है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। ओके, कंप्लायंस फ्रेमवर्क के नाम में ही लिखा हुआ है कंप्लायंस, मतलब कुछ तो कंपल्सरीली कंप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इट्स कंपल्सरी। तो व्हाट्स द डेफिनेशन? इट्स द FRF adopted by the management or TCWG in preparation and presentation of financial statements, which is acceptable in the view of nature of the entity and the objectives of the objectives of the financial statements, and it is required by the law or regulation। हमने एक NGO का एग्जाम्पल देखा था। तो एक स्मॉल NGO और एक बड़ी कंपनी, ये दोनों एक तरह से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे क्या? नहीं। तो ये इनके FRF अलग अलग होंगे, है ना। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? जो FRF मैनेजमेंट यूज कर रही है, जो FRF मैनेजमेंट अडॉप्ट कर रही है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो एंटिटी के नेचर के लिए और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑब्जेक्टिव के लिए, और वो लॉ में भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। मतलब लॉ ने भी बोलना चाहिए, मैनेजमेंट कोई भी अपना ही FRF इन्वेंट नहीं कर सकती, वो लॉ में रिक्वायर्ड होना चाहिए। ओके, सो दैट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क।
और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मतलब क्या है कि फेयरली प्रेजेंट करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फेयरली प्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो उसमें क्या है, हमने देखा था ना, हमें कोई फंक्शन में जाना है तो हमने वो ड्रेस कोड का देखा था कि वो ड्रेस कोड तो मैंडेटरी है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो ड्रेस कोड मतलब कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो आपको फॉलो करना ही है फेयर प्रेजेंटेशन में। बट और अच्छा दिखने के लिए आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो या लेस, मतलब कुछ कम कर सकते हो उसमें, बट जो मैंडेटरी है वो चीज़ तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में आपको कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो करना ही है, बट acknowledges explicitly और implicitly that, मतलब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जो है इट acknowledges explicitly मतलब indirectly और directly that to achieve the fair presentation of the financial statements प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क, है ना, कुछ एडिशनल देना है। जो फ्रेमवर्क में लिखा है तो वो तो करना ही है, बट उससे भी ज्यादा अगर आपको कुछ लग रहा है कि फेयरली प्रेजेंट करेगा ये चीज देने के बाद मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आपको वो भी आप दे सकते हो डिस्क्लोजर, है ना। तो प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क और टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क, मतलब जो लिखा है शायद वो करने से फेयरली प्रेजेंट नहीं हो रहे मेरे फाइनेंशियल्स, इसलिए मैं डिपार्ट कर रही हूँ अपने कंप्लाई, मतलब अपने जो रिक्वायरमेंट्स है फ्रेमवर्क के, उससे मैं डिपार्ट कर रही हूँ। हमने वो यूज लैंड का एग्जाम्पल देखा था उसमें, कि लैंड उसने खरीदी थी कंपनी ने बहुत डिकेड्स अगो, और इसकी वैल्यू थी सपोज डिकेड्स अगो उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए की, बट अभी आज के डेट में उसकी वैल्यू है 5 करोड़ की, है ना। तो उसको हिस्टोरिकल प्रेजेंटेशन जो है वो रिक्वायरमेंट है फ्रेमवर्क की, तो वो फॉलो नहीं कर रही कंपनी, बट उसके अलावा वो फेयर प्रेजेंट करने के लिए क्या कर रही है कंपनी, फेयर वैल्यू पे दिखा रही है वो लैंड, है ना। सो दिस इज फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। तो दो पार्ट्स क्या है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के, कंप्लायंस फ्रेमवर्क एंड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या है, इट इज एफआरएफ अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी in preparation and presentation of financial statements, which is acceptable in the view of nature of the entity and objectives of the FS and required by the law or regulation. एंड फेयर प्रेजेंटेशन में क्या करना है, कंप्लायंस करना है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क तो फॉलो करना है, बट एक्नॉलेजेस एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली दैट टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क और टू अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट इज व्हाट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन what is required as per AFRF and what is reported in financial statements। तो हमने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीजें होती है, उसमें अमाउंट्स होते हैं, उसमें बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, ऐसे प्रेजेंटेशन होता है। अमाउंट्स होते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, उसमें क्लासिफिकेशन होता है, मतलब नॉन करंट, करंट, ऐसे क्लासिफिकेशन हमें दिखता है ना। और बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो के बाद उसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं, जिसमें सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं, फ्रॉम द बीएसपीएल के आइटम्स के डिस्क्लोजर्स होते हैं, ज्यादा की बातें हम बताते हैं तो वो नोट्स टू अकाउंट्स में होता है। सो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर इमेजिन करें तो उसमें अमाउंट्स, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर होता है। अब मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन APCD, दैट इज अमाउंट, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड APCD दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम टू बी इन अकॉर्डेंस विद AFRF। मतलब जो भी APCD रिपोर्टेड है और जो APCD रिक्वायर्ड है एज पर AFRF, इसमें जो भी डिफरेंस है उसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट, विच इज अ मिस्टेक, राइट। इन सिंपल टर्म्स इट इज मिस्टेक। सो मिसस्टेटमेंट कैसे हो सकती है, या तो इंटेंशनली या तो अनइंटेंशनली। तो एरर और फ्रॉड, फ्रॉड को बोलते हैं इंटेंशनल, अनइंटेंशनल मतलब गलती से होने वाला, एरर से होने वाला, है ना। यस, सो दिस इज मिसस्टेटमेंट। अब TCWG का डेफिनेशन क्या था, दोज आर द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की, ऑफ द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। एंटिटी आगे जाके क्या करेगी उसकी डायरेक्शन वो डिसाइड करते हैं TCWG। देन उनके पास अकाउंटेबिलिटी है एंटिटी की, एंटिटी के बारे में अगर कुछ भी हो जाए तो ये लोग अकाउंटेबल होते हैं आंसर करने के लिए। और फिर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चल रहा है उसका ये ओवरसी करेंगे। तो दोज आर द पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी एंड ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। और इसमें कौन कौन लोग आते हैं, मतलब मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है बोर्ड में, वो ओनर्स, मैनेजर्स, है ना, ऐसे लोग TCWG में कवर होते हैं।
अब नेक्स्ट क्या था हमारा ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस मतलब ऑडिटर जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, ऑडिट ऑडिट एविडेंस लेने के लिए कर रहा है, उसके बेसिस पे ही वो रिपोर्ट करेगा। तो व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? इट इज द इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। तो उसका ओपिनियन का कुछ बेसिस होने के लिए उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो कंक्लूजन पे आएगा और कंक्लूजन के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देगा। सो द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। ऑडिट एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इज द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब जो मैनेजमेंट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रही है उसके अंडरलाइन जो सपोर्टिंग्स दे रहे हैं वो, और उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन मतलब जो हम इंक्वायरी से ले रहे हैं, जो हम ऑब्जर्वेशन से ले रहे हैं एक्सेट्रा, तो वो ऑडिट एविडेंस में कवर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या था हमारा प्रोफेशनल जजमेंट का डेफिनेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ रिलेवेंट ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस TKE within the context provided by auditing, accounting and ethical standards। ऑडिट करे तो ऑडिटिंग, अकाउंटिंग करे क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं इसलिए अकाउंटिंग, एंड एथिकल मतलब हमें देखना है सारा एथिकली चीजें, है ना, आगे देखेंगे हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इन एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस हमें ऑडिट में बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी about the courses of action that are appropriate in the audit engagement. So what is professional judgment? It is the application of TKE within the context provided by auditing, accounting and ethical standards in making informed decisions about the courses of action that are appropriate in audit engagement. So audit engagement में जो भी informed decisions लेने पड़ते हैं हमें, उसके लिए जो हमें TKE अप्लाई करना पड़ता है उसको बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। इट इज नेसेसरी, इट इज टू बी अप्लाइड throughout the audit and it needs to be properly documented. Okay, now why professional judgment is necessary? कहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट नेसेसरी होता है ऑडिट में? थ्रू आउट द ऑडिट तो बोला है, बट स्टैंडर्ड ने हमें ये भी गाइडेंस दिया है, तो ये हमने कैसे याद रखा था? अब हम अपना प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ पे नेसेसरी है वो देख रहे हैं ना। तो मैनेजमेंट भी जो जजमेंट्स करता है FRF अप्लाई करने में, तो वो देखने के लिए, उसका इवेल्युएट करने के लिए भी हम प्रोफेशनल जजमेंट यूज करेंगे, है ना। तो अपना प्रोफेशनल जजमेंट देखना है इसलिए मैनेजमेंट का भी देखेंगे। सो इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग द AFRF। अब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? वो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहा है ना। तो हम जो ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो भी हम इवेल्युएट करेंगे कि इफ इट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट और वेदर मोर नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसेज एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। सो वो हम देखेंगे कि SAAE हमें मिला है क्या, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट क्या है? NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स यूज टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एसेज। मतलब क्या हम ऑडिट एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यूजिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स, है ना। तो ऑडिट प्रोसीजर्स का भी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए हमें प्रोफेशनल जजमेंट नेसेसरी है। अब ये सब करते करते, ऑडिट प्रोसीजर्स करते करते हमें एक मिसस्टेटमेंट मिला, याद है हमें एक मिसस्टेटमेंट मिला। तो अब ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, और वो हमारा ऑडिट रिस्क हो रहा है क्या, मतलब हमें हमारा वो जो मिसस्टेटमेंट मिला है वो रिस्की है क्या फ्रॉम द ऑडिट पर्सपेक्टिव। तो ये डिसाइड करने के लिए भी हमें प्रोफेशनल जजमेंट इज नेसेसरी। सो मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, एंड देन हम उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालेंगे इफ इट इज मटेरियल और नॉट। सो ड्रॉइंग ऑफ द कंक्लूजन based on the audit evidence obtained। ठीक है, so where is professional judgment necessary? एक तो वो professional judgment देख रहे हैं इसलिए management judgment हम evaluate करेंगे, audit कर रहे हैं इसलिए SAAE मतलब audit कर रहे हैं मतलब audit evidence obtain कर रहे हैं इसलिए if it is sufficient and appropriate देखेंगे। फिर कैसे obtain करें audit evidence? हम audit procedures से obtain कर रहे हैं इसलिए NTE of audit procedures। देन हमें मिसस्टेटमेंट मिलता है तो वो मटेरियल है या वो रिस्की है ये देखने के लिए हमें प्रोफेशनल जजमेंट लगेगा। तो मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, एंड देन ड्राइंग ऑफ द कंक्लूजन्स। ओके, अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसका क्या है डेफिनेशन? इट इज द एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब एक क्वेश्चनिंग माइंड होना, being alert to conditions which may indicate possible misstatements due to error or fraud। misstatements कभी भी कैसे होती है, या तो intentionally या unintentionally, और जो भी possible मतलब हो सकती है ऐसी गलतियां हमें जो लगती है, उन ऐसी जो conditions लगती है जिसकी वजह से गलतियां हो सकती है ऐसे हमें लग रहा है, वो conditions के लिए हमें alert रहना है। एंड जो भी हमें ऑडिट एविडेंस मिल रहा है उसका हमें क्रिटिकल असेसमेंट करना है।
क्रिटिकली उसको देखना है, ऐसे ही हमें बिलीव नहीं करना है जो भी हमें मिल रहा है मैनेजमेंट से, है ना। तो एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू एरर और फ्रॉड एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब ऐसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब हमें अलर्ट रहना है, ये तो पता है, बट कब कब अलर्ट रहना है। तो अलर्ट के नाम से ही हमें क्या याद आता है कि अगर कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस जो इंडिकेट करती है पॉसिबल फ्रॉड, तो फ्रॉड के लिए हमें अलर्ट रहना है। फिर फ्रॉड का याद में मतलब फ्रॉड का याद आते ही हम क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिल रहे हैं, जो इंक्वायरीज के रिस्पॉन्सेज हमें मिल रहे हैं, हम उसे क्रिटिकली असेस करते हैं ना। सो इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज। तो ऐसे इंक्वायरीज डॉक्यूमेंट्स ऐसे इनको ध्यान में रखते हुए, ध्यान से देखते हुए हमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिलता है। मतलब जो हमने इंक्वायरी करी, वो इंक्वायरी का जो हमें रिस्पॉन्स आया वो, और जो हमने डॉक्यूमेंट देखा वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थे, वो सेम नहीं थे, है ना। तो हमें ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिला। सो हमने क्या सोचा कि वी विल डू द एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। सो सर्कमस्टेंसेस सजेस्टिंग नीड फॉर ऑडिट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, सो कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड है हमें अलर्ट रहना, कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल फ्रॉड, फिर इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज, देन हमें कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस मिल गया ऐसे करते करते। एंड क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस ऑडिट एविडेंस मिल गया, तो हमें लगा कि हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं ना। ऐसे याद रखोगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन में। ओके, अब क्या है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के फायदे क्या है, कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करने के बाद कौन सी रिस्क रिड्यूस हो रही है। एक तो ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, है ना। अनयूजुअल कुछ हमें दिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में, तो वो हम ओवरलुक नहीं करेंगे, उससे हम और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग द कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, मतलब मान लो आपको इन्वॉइसेस टेस्ट कर रहे हो, तो 100 इन्वॉइसेस है, आपने बस 2-3 चेक करके देखा कि हाँ ठीक है अच्छे है, तो फिर आपने ओवर जनरलाइज किया कि 100 सारे के सारे ठीक होंगे, बट आपको सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करने हैं ना। तो ओवर जनरलाइजिंग से आप बचते हो अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करते हो, और यूजिंग इनअप्रोप्रिएट अजम्पशंस इन डिटरमाइनिंग एंटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब क्या, आपने अगर कोई एक बड़ी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो, तो उसमें आपने ऐसे अज्यूम कर लिया कि उसके इंटरनल कंट्रोल्स तो स्ट्रॉन्ग ही होंगे, है ना। तो ये आपने इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन कर लिया, तो उससे भी आप बचते हो अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करते हो। ओके, तो ऐसे 200 के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स तो हमने देख लिए अभी। अब क्या करेंगे, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज में क्या क्या लिखा हुआ है ये देखेंगे। सो ऑडिटर को कंप्लाई करना है सारे एसेज से, अनलेस कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं जिसमें अगर उसने कंप्लाई नहीं किया तो चलेगा, बट अदरवाइज उसको कंपल्सरीली कंप्लाई करना है सारे एसेज के साथ। तो फर्स्ट क्या है, जहां पे एंटायर एसे इज नॉट रिलेवेंट, रिलेवेंट ही नहीं है ऐसे, तो कंप्लाई कैसे करेंगे। सेकेंड क्या है, रिक्वायरमेंट इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज इट इज कंडीशनल एंड कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। फर्स्ट का एग्जांपल हमने देखा था, याद है आपको, 510 नाम का एक ऐसे है ओपनिंग बैलेंसेस का। तो अगर आपका रिकरिंग ऑडिट ही है, वो अगर फर्स्ट ईयर ऑडिट नहीं है, तो आपको वो एंटायर ऐसे इज नॉट रिलेवेंट, बिकॉज उसमें बोला है कि ओपनिंग बैलेंसेस का आपको ऑडिट करना है, बट अगर आपने ही ऑडिट किया है लास्ट ईयर का, तो क्लोजिंग बैलेंसेस ही कैरी फॉरवर्ड होंगे, है ना। तो एंटायर ऐसे इज नॉट रिलेवेंट। फिर क्या था, द रिक्वायरमेंट इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज इट इज कंडीशनल एंड कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब हमने एक ऐसे देखा था 501 का, जिसमें बोला है कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट पे आपको प्रेजेंट रहना है, बट मान लो अगर आप कोई सर्विस कंपनी, सर्विस फर्म का, जैसे कंसल्टेंसी फर्म है, उसका ही आप ऑडिट कर रहे हो, तो उसमें इन्वेंट्री है ही नहीं, तो ये कंडीशन तो अप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए ये रिक्वायरमेंट भी एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट रिलेवेंट। और लास्टली क्या है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर में जज इट नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट इन एन एसे। मतलब हमने एक एग्जांपल देखा था सेम फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का, कि आपको प्रेजेंट रहना है, बट मान लो वो तब लॉकडाउन था, तो हम बाहर नहीं निकल सकते थे कोरोना की वजह से, तो ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस हो गया। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स यूज करते हो, जैसे हमने देखा था कि हम वीडियो ऑब्जर्वेशंस करेंगे या रोल फॉरवर्ड रोल बैकवर्ड टेस्टिंग करेंगे, है ना। सो अगर ऐसे कभी होता है तो यूज द अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, है ना। ऐसे ही नहीं मानोगे कि नहीं मैं बाहर नहीं निकल सकता तो मैं ऑडिट ही नहीं करूंगा, ऐसे नहीं। इन्वेंट्री का ऑडिट आपको करना है तो आपको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स यूज करने हैं, ठीक है। तो कब कब आप नहीं कर सकते कंप्लाई एसेज के साथ, अगर पूरा का पूरा एसे ही नॉट रिलेवेंट है,
अगर कोई एक रिक्वायरमेंट ऐसे में जो है वो रिलेवेंट नहीं है बिकॉज इट इज कंडीशनल और वो कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करती, या किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आपको डिपार्ट करना पड़ रहा है वो रिलेवेंट रिक्वायरमेंट से, तो तब आप क्या करोगे, आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे। ओके, अब क्या है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ऑडिट करने के लिए कुछ एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो वो क्या है, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। IOPCP ऐसे ध्यान में रख सकते हो, IOPCP। I फॉर इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आपके ओपिनियंस जो है ऑनेस्टली जाने चाहिए, अगर कोई मिसस्टेटमेंट है आपने ऑनेस्टली कम्युनिकेट करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब स्टे फेयर एंड अनबायस्ड, आपको कोई फ्रेंड भी अगर कंपनी में काम कर रहा है तो भी आपको अपना न्यूट्रल ओपिनियन देना है। तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपके फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है, वो आपने आपके जजमेंट को नहीं अफेक्ट करना चाहिए। तो यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड एंड फेयर। देन व्हाट, प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब आपने रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, आपने ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे ICAI का, आपके फर्म का या आपका नाम खराब हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। तो प्रोफेशनल बिहेवियर आपको मेंटेन करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, आपने सीक्रेट्स कंपनी के सेफ रखने हैं, कहीं भी बाहर जाके आपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज नहीं करनी है कंपनी की। एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर मतलब आपको केयरफुली काम करना है। अगर सपोज कोई नया स्टैंडर्ड आता है, नया कोई रिक्वायरमेंट आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, आपने कॉम्पिटेंट रहना चाहिए, अप टू डेट रहना चाहिए अपने नॉलेज के बारे में। सो you have to work carefully. These are the ethical requirements relating to an audit. IOPCP. Okay. So next क्या है, एक important concept था इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस ऑडिटिंग में बहुत जरूरी है। इट मीन्स ऑडिटर्स जजमेंट इज फ्री फ्रॉम बायस और इन्फ्लुएंस, जो ऑब्जेक्टिविटी में भी देखा था ना। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो ही आप ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन कर सकते हो। तो इंडिपेंडेंस कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, इन बोथ माइंड एंड इन अपीयरेंस। मतलब माइंड मतलब क्या, आपका माइंड सेट जो है अनबायस्ड रहना चाहिए, आपने जजमेंट्स जो है आपके सिर्फ एविडेंस के बेसिस पे बनाने हैं, नॉट ऑन इमोशंस और आउटसाइड इन्फ्लुएंस। और अपीयरेंस मतलब आपने दिखना चाहिए आप इंडिपेंडेंट हो, आपके कोई क्लोज टाइज नहीं होने चाहिए क्लाइंट के साथ, है ना, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो इंडिपेंडेंस होने से क्या होता है, ऑडिटर की वो क्या सेफ गार्ड करता है, ऑडिटर्स एबिलिटी टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन। वो ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करके अपना ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है without being affected by influences that might compromise that opinion. And independent enhances auditors' ability to act with integrity, objectivity and to maintain the professional skepticism. Yes. अब क्या है, inherent limitations of audit. तो ये 3 तरह के inherent limitations of audit है जिसकी वजह से हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं, नॉट द एब्सोल्यूट अश्योरेंस। मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ऑडिटर से भी कोई ऐसे मिसस्टेटमेंट्स छूट सकती है, उससे क्यों छूट सकती है, इसका रीजन यहाँ पे दिया है, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो ऐसे क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही ऐसे बहुत सारे बैलेंसेस होते हैं जिसमें मैनेजमेंट जजमेंट इज इन्वॉल्व्ड, सब्जेक्टिव डिसीजंस हो सकते हैं उसमें, देर इज अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, वेरिएबिलिटी, देर आर रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशंस और जजमेंट्स। मतलब मान लो किसी एक मशीन की यूजफुल लाइफ मैनेजमेंट ने डिसाइड की है 15 ईयर्स की, ऑडिटर को लग रहा है कि ये 10 ईयर्स की होनी चाहिए, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हो सकते हैं। मैनेजमेंट के भी कुछ उसके भी कुछ जजमेंट्स हो सकते हैं वो 15 ईयर्स का यूजफुल लाइफ रखने में, है ना। तो मैनेजमेंट जजमेंट्स हो सकते हैं, फिर वेरिएबिलिटी हो सकती है, जैसे अभी डेरिवेटिव्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रांजैक्शंस है, तो उसकी आप कभी वैल्यू ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंज होती रहती है ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, राइट। सो ऐसी चीज़ों की वजह से, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से ऑडिटर कभी एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता किसी भी चीज़ की वैल्यू के रिगार्डिंग, है ना, ड्यू टू दिस। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। मतलब ऑडिटर के उसके कुछ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस हैं ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस ड्यू टू, और अगर मैनेजमेंट ने ही आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी, incomplete information provided by the management which is relevant to the preparation of the financial statements, या फिर जो आपने रिक्वेस्ट की है मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट ने आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, ये एक हो गया लिमिटेशन। दूसरा क्या है,
तो फ्रॉड में ऐसे सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली डिजाइन स्कीम्स होते हैं जिससे वो फ्रॉड कंसील होता है। मतलब मान लो दो एम्प्लॉयज ही कोल्यूड करते हैं, मतलब एक प्रिपेरर एंड एक जो रिव्यूअर है, अगर वो ही एक साथ मिल जाते हैं तो ऑडिटर इज नाइदर ट्रेन नॉर एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि प्रिपेयर आपको डॉक्यूमेंट बना के देगा, रिव्यूअर इस पे साइन करके देगा, ऑथोराइज करके देगा, तो आप ऑथेंटिसिटी नहीं देख सकते डॉक्यूमेंट्स की क्योंकि आपका ट्रेनिंग वैसे नहीं हुआ है, राइट। सो फ्रॉड में इन्वॉल्व sophisticated and carefully designed schemes designed to conceal it. And lastly, the auditor is not the official audit is not the official investigation. इसलिए ऑडिटर के पास कोई ऐसी स्पेसिफिक लीगल पावर्स नहीं है जो इन्वेस्टिगेटर के पास होती है। जैसे ऑडिटर को अगर लगा कि कोई कैश की चोरी कर रहा है एम्प्लॉय, तो ऑडिटर उसके घर में जाके वो सर्च नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास पावर ऑफ सर्च नहीं है जो इन्वेस्टिगेटर के पास होती है। ओके, सो दीज आर द ऑडिट प्रोसीजर्स के लिमिटेशंस, राइट। और लास्ट में क्या है कि देर इज अ नीड फॉर एन ऑडिट टू बी कंडक्टेड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एंड एट रीजनेबल कॉस्ट। मतलब हमें ऑडिट 1-2 महीने में कंप्लीट करना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ कॉस्ट एक डिसाइड होता है, हमारे फीस उतने ही हमें मिलते हैं, है ना। सो ये भी एक लिमिटेशन है क्योंकि इतने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, तो ऑडिटर के पास अगर 1 या 2 ही महीने हैं तो ऑडिटर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एग्जॉस्टिवली नहीं देख सकता एक एक करके, तो वो क्या करता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करता है, राइट। तो इसकी वजह से भी कोई मिसस्टेटमेंट्स छूट सकती है जो उसके सैंपल में ही ना कवर हुई हो। बट ये जो लिमिटेशन है इसका ऑडिटर गलत फायदा नहीं ले सकता। इससे बचने के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, ही कैन प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इफेक्टिवली, राइट। He will direct the audit efforts to areas most expected to contain the risk of material misstatement and less effort to less risky areas, है ना। तो वो प्लानिंग करते समय ही ऐसे कोई रिस्की एरियाज उसको पता है तो वो अपने जो एफर्ट्स है ज्यादा के वो उस पे लगाएगा, ज्यादा जहाँ पे रिस्क उसको लग रही है, और जहाँ पे कम रिस्क लग रही है वो वहाँ पे लेस एफर्ट लगाएगा। तो इसकी वजह से उसका ऑडिट भी इफेक्टिवली हो जाएगा, जल्दी से खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये सब चीजें ऑडिटर कर सकता है। सो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट जो है वो हमें रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में रीजनेबल कॉस्ट में हमें कंप्लीट करना है। सो दीज आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। Yes, so this was the revision of essay 200. Hope you found this useful. In the next video we will see essay 210, क्योंकि अभी हमने देखा कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटर के क्या है। अब टाइम है नेक्स्ट हमारा न्यू ऑडिट लेने का, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट के साथ एक अपना एग्रीमेंट करेंगे और ये एग्रीमेंट वाला सारा पार्ट जो है वो essay 210 में कवर होता है, इसलिए हम नेक्स्ट हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कवर करेंगे essay 210. So thank you so much for staying with me till the end and see you in the next video of essay 210. Till then, bye bye.